तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 295 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो एमसीएन कंपनी के गार्ड्स होते हैं वो वैरन और डैनियल को घेर लेते हैं। तो खैर वहाँ पे जो तबाही मचनी है उससे पहले अभी हम देखते हैं चार्ल्स चोई को, जिसका अभी बहुत ही बढ़िया करके फोटो शूट चल रहा होता है। ये एक मैगजीन कवर पेज जैसा कुछ बन रहा होता है जहाँ पे लिखा होता है मैं पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में चाहता हूँ। मतलब यार ये बंदा नहीं रुकने वाला, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। लुक किस्म की ज्यादातर चीजें इसी बंदे के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो खैर अभी जब चार्ल्स का फोटोशूट पूरा हो जाता है, चार्ल्स अपने साथ के बंदों को कहता है बहुत अच्छे, तुम सब ने काफी अच्छा काम करा। ये बंदे बोल रहे होते हैं सर ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आपके लिए काम करने का मौका मिला। हे सर आप बहुत ज्यादा कूल हो, क्या मुझे आपका एक ऑटोग्राफ मिलेगा? चार्ल्स चोई अभी अपनी सक्सेस की ऊंचाइयों पे होता है। लुक किस्म के पूरे यूनिवर्स में ऐसे अभी बहुत ही कम इंसान होते हैं जो चार्ल्स चोई के टक्कर के होते हैं। और चार्ल्स की एक खासियत ये भी होती है कि उसने बहुत ही कम समय में अपना इतना बड़ा साम्राज्य बनाया होता है। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता होती कि चार्ल्स की इस सक्सेस के पीछे किसका हाथ है। असल में जो चार्ल्स की कामयाबी होती है ये उसको मिली होती है उसके 10 जीनियस की वजह से, यानी कि 10 ऐसे खतरनाक लोग जो अपने फील्ड में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, जैसे कि गो, गन, कोजी, डीजी और क्रिस्टल। लेकिन ये तो सिर्फ 5 ही लोग हैं। लेकिन जो बाकी के 5 जीनियस है अभी हमें इस मोमेंट में उनके बारे में नहीं पता कि वो कौन है। लेकिन अभी हमें इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा छठे जीनियस से। हम देखते हैं जो चार्ल्स होता है अभी एक बेंच के ऊपर बैठा हुआ होता है। चार्ल्स कहता है हे आखिर तुम यहाँ पे ऐसे क्यों पड़े हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारा एक घर भी है मिस्टर कारपेंटर। और अभी हम देखते हैं ये जो कारपेंटर होता है बेंच के ऊपर लेट के सो रहा होता है। और यही होता है वो छठा जीनियस जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। और ये एक फाइटिंग जीनियस होता है, यानी कि फाइट में इसका कोई भी जवाब नहीं, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब जिसको टाइटल ही फाइटिंग जीनियस का मिला है तो आप खुद ही सोच सकते हो कि वो कितना खतरनाक होगा। और साथ ही साथ में एक और चीज नोटिस करने वाली है कि जो एली जैंग है उसने एक बार कहा था कि जब वो छोटा था तो उस वक्त वो मिस्टर कारपेंटर के साथ रहा करता था। और भाई लोग वो मिस्टर कारपेंटर यही है। अभी मिस्टर कारपेंटर बेंच में लेटे लेटे कहता है चोई आखिर आज तेरा यहाँ पे कैसे आना हुआ? चार्ल्स कहता है ज्यादा बड़ी बात नहीं, बस मेरे पास तेरे लिए एक काम है। दरअसल वर्कर गैंग के 4th एफिलिएट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मुझे लगता है वो इलीगल बिजनेस के चलते पकड़े जाने वाले हैं। मतलब कि यार भले ही चार्ल्स वहाँ पे है नहीं लेकिन उसको पहले ही पता है कि डैनियल वहाँ पे पहुँच चुका है। मतलब कि इस बंदे को हर चीज की खबर रहती है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। ये बंदा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि पब्लिक प्लेस में भी अभी इसको बहुत सारे बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा होता है। अभी मिस्टर कारपेंटर कहता है चोई तू जानता है ना मैंने इन सारे कामों से संन्यास ले लिया है। चार्ल्स कहता है फालतू की बातें मत कर, मैं जानता हूँ तू पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए अपने इस पुराने दोस्त की मदद कर। इसके बाद मिस्टर कारपेंटर अपनी जगह से उठता है और कहता है तो चार्ल्स आखिर मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? चार्ल्स कहता है तुम्हें बस अपने एक बंदे को कॉल करना है, क्योंकि वर्कर गैंग में जितने भी सिक्योरिटी टीम के बंदे हैं वो सारे के सारे तुम्हारे ही जॉब सेंटर से आते हैं। मतलब वर्कर गैंग को जितनी भी सिक्योरिटी होती है वो मिस्टर कारपेंटर ही प्रोवाइड करता है। और कारपेंटर की जो कंपनी होती है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की उसका नाम होता है जॉब सेंटर। अभी हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे वो 2 बंदे जो अभी वर्कर गैंग में प्रेजेंटली गार्ड का काम कर रहे हैं वो कारपेंटर के सामने बैठे हुए होते हैं। और कारपेंटर इन्हें कहता है हम लोगों की आपस में मोबाइल में बात हुई थी है ना? मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही जगह आ रखे हो, बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठो, ऐसा समझो जैसे कि ये तुम्हारा घर ही है। और आखिर तुम ये सूट बूट पहन के क्यों आ रखे हो? ये बस एक जॉब सेंटर है। इनमें से एक बंदा कहता है लेकिन ये एक नॉर्मल जॉब सेंटर नहीं लगता। इसके बाद कारपेंटर कहता है तो तुम लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आ रखे हो क्यों, है ना? तो सबसे पहले काम की बात करते हैं। तुम्हारा जो काम होगा वो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तुम्हारा काम होगा कि तुम्हें बहुत ही अमीर हाई स्कूल के बच्चों की रक्षा करनी होगी बस। ये बंदे कहते हैं कि क्या हमें हाई स्कूल के बच्चों की रक्षा करनी होगी? कारपेंटर कहता है क्यों, क्या हुआ? इससे तुम्हारी इज्जत कम हो रही है? तुम्हें पता होना चाहिए तुम इज्जत और पैसा साथ में नहीं रख सकते। अगर तुम अपनी इज्जत के बारे में इतना ज्यादा सोचोगे तो तुम पैसा नहीं कमा पाओगे। अब तक तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए थी, क्योंकि आखिर में पैसा ही एक ऐसी चीज है जो मैटर करता है। और वैसे भी तुम दोनों भी तो यहाँ पैसे के लिए ही आए हो, है ना? ये बंदे कहते हैं यस सर। कारपेंटर कहता है तो चलो तुम्हारे रिज्यूमे में थोड़ी सी नजर डालें। तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है
वो थोड़ा सा कम है जो हमें चाहिए उससे। तुम्हारा नाम है गैब्रियल पार्क। तुम अपने हाई स्कूल के दिनों में मिडवेट म्यूथाई चैंपियन रह चुके हो, और क्योंकि तुम्हारा शोल्डर एक बार डिसलोकेट हो गया था, इस वजह से तुम्हें म्यूथाई से संन्यास लेना पड़ा और इस वक्त तुम एक छोटा सा जिम चलाते हो। क्यों? वैसे तुम एक बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि एक फाइटर को हमेशा फाइट ही करनी चाहिए, उसको कोई जिम नहीं चलाना चाहिए। और यार हम प्रेजेंट मोमेंट में इसी बंदे को देखते हैं जो कि डैनियल के साथ फाइट कर रहा होता है और किसी वक्त पे ये म्यूथाई का चैंपियन रह चुका है। ये बंदा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि डैनियल के साथ इसकी कांटे की टक्कर हो रही होती है। दोनों के दोनों ये एक दूसरे के बस मुक्के बजाए जा रहे होते हैं। गैब्रियल अभी बोल रहा होता है, मैनेजर ने हमसे झूठ कहा था। मैनेजर ने ये नहीं बताया था कि हमें हाई स्कूल के बच्चों को इन जैसे लोगों से बचाना पड़ेगा। और डैनियल भी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये इंसान इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है। और यार यहाँ तक कि अभी जो गैब्रियल होता है ना, अभी डैनियल के साथ अपनी फुल पोटेंशियल से फाइट कर भी नहीं पा रहा होता है, क्योंकि इसके साथ का जो दूसरा बंदा होता है, जब युंडो के कहने में इन्होंने आपस में फाइट करी थी, तो जो दूसरा बंदा होता है उसने गैब्रियल की हड्डी तोड़ दी थी। बट गैब्रियल टूटी हुई हड्डी के साथ भी डैनियल को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। और वहीं हम दूसरे बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है मैनेजर चोई। वैसे नाम तो इसका रॉबर्ट चोई होता है, लेकिन इसको बोलते असिस्टेंट मैनेजर चोई है। अभी ये बंदा वैरन के साथ फाइट कर रहा होता है और इन दोनों की फाइट भी काफी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है। वैरन और ये बंदा दोनों के दोनों एक दूसरे को बजाए जा रहे होते हैं। और किसी टाइम पे जो रॉबर्ट होता है ना, वो ब्लैक बियर गैंग का एक एक्टिंग लीडर होता है। मतलब कि जो लीडर नहीं होता, लेकिन सारे के सारे काम वो लीडर वाले ही करता है। और इसकी उम्र भी वैरन और डैनियल से कम दुगनी होगी। और ये जो रॉबर्ट नाम का बंदा होता है, एक बार अपने जवानी के टाइम पे गैंग वॉर के दौरान ये काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, जिस वजह से इसने रिटायरमेंट ले ली थी। और ऊपर से इसने गैब्रियल के भी साथ फाइट करी थी, जिस वजह से इसकी भी हड्डियां कुछ फ्रैक्चर हो गई थी। और ऊपर से इसको पहले से भी काफी सारी चोटें लगी होती हैं, जो कि इसके फाइट के दौरान, मतलब गैंग वॉर के दौरान इसको मिली थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये बंदा वैरन को काफी खतरनाक टक्कर दे रहा होता है। वैरन अभी अपने मन में सोच रहा होता है, इस जैसे लोग काफी ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। क्या ये गंजा जेरी क्वान का बाप है? और यार यहाँ एमसीएन कंपनी के अंदर जितने भी गार्ड्स होते हैं ना, डैनियल और वैरन ने उन सबको निपटा दिया होता है। और अब सिर्फ बचे होते हैं ये दोनों गार्ड और मैनेजर किम, जो कि सारे के सारे गार्ड्स के हेड होते हैं। और जो गैब्रियल और रॉबर्ट का भी हेड है, वो है मैनेजर किम। रॉबर्ट और गैब्रियल अभी अपने मन में सोच रहे होते हैं, इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता, इन्होंने पलक झपकते ही हमारे सारे गार्ड्स को हरा दिया है और अब ये दोनों हमें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो रॉबर्ट होता है वो वैरन को कहता है, ओए प्यारे फेस वाले बच्चे, मुझे सच सच बता, एलिवेटर में जब तू हम तीनों से फाइट कर रहा था, उस समय तू अपनी पूरी पावर के साथ फाइट नहीं कर रहा था, है ना? वैरन कहता है, मेरे पास तुझे कहने के लिए सिर्फ एक ही चीज है। मैंने आज तक 1204 फाइट्स लड़ी हैं, जिनमें से मैं 1200 जीता हूँ। तो जैसे कई कमीनों को मैंने पहले भी धूल चटाई है। लेकिन तभी रॉबर्ट वैरन के फेस पे एक खतरनाक सा मुक्का मारता है। लेकिन वैरन भी साथ में एक मुक्का मारता है रॉबर्ट की रिब्स में। वैरन कहता है, तुम लोग इंसानों को किडनैप करते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रॉबर्ट की अभी हालत खराब हो चुकी होती है। रॉबर्ट अपने मन में कहता है, ये हाई स्कूल का चूजा इतने सारे मुक्के कैसे सहन कर पा रहा है। और यार अभी जो वैरन होता है वो धीरे धीरे रॉबर्ट के ऊपर भारी पड़ने लगता है। वैरन रॉबर्ट के मुंह पे बस मुक्के ही मुक्के बजाए जा रहा होता है और साथ साथ में बोल रहा होता है, ये बहुत ज्यादा अजीब होगा अगर मैं तुझ जैसे बुरे इंसान को खुद से जीतने दूंगा। क्या तुझे अपने ऊपर शर्म नहीं आती? तुझे अच्छी तरह से पता है ये किस तरीके की जगह है। और वहीं दूसरी तरफ जो डैनियल होता है वो फाइट करते करते गैब्रियल को बोलता है, आखिर तुम चंद पैसों के लिए इतने सारे गलत काम कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें खुद के ऊपर शर्म नहीं आती? गैब्रियल डैनियल के ऊपर एक मुक्का मारता है और कहता है, बच्चे, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं उन पैसों के लिए किसी को जान से भी मार सकता हूँ। लेकिन डैनियल गैब्रियल के मुक्के को डॉच करके उसके सर को पकड़ के उछल के सीधा अपना घुटना मारता है गैब्रियल के मुंह पे। डैनियल कहता है, तुझे लगता है तू मुझसे जीत सकता है? तुम जैसे लोग जो थोड़े से पैसों के लिए ऐसे बुरे काम करते हैं, वो हम जैसे लोगों से फाइट में कभी भी नहीं जीत सकते, क्योंकि हम पैसों के लिए काम नहीं करते। हम अपने लोगों की रक्षा करने के लिए फाइट करते हैं, ना कि पैसों के लिए। और यार अभी डैनियल और वैरन ने इन दोनों बंदों को मार मार के जमीन में लेटा दिया होता है। और जो डैनियल ने गैब्रियल के मुंह पे घुटना मारा था, वो वही अटैक था जो गैब्रियल ने भी एक बार ट्राई करा था डैनियल के ऊपर मारने का। गैब्रियल काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये बंदा वही अटैक कैसे कर सकता है जो मैंने इसके ऊपर मारा था। अभी जो रॉबर्ट होता है जमीन में पड़ा पड़ा बोलता है, साले असिस्टेंट मैनेजर पार्क, जब हम दोनों आपस में फाइट कर रहे थे तो तूने मुझे इतना क्यों मारा? गैब्रियल कहता है, साले मुझे भी उतना ही दर्द हुआ था
जितना मेरे मारने पे तुझे हुआ था, तो इसलिए शिकायत करना बंद कर। तो खैर अभी जब ये दोनों के दोनों हार जाते हैं, इसके बाद हम देखते हैं सैमुअल और इस कंपनी का प्रेसिडेंट अभी डैनियल लोगों के सामने आ जाते हैं। वैरन अभी अपनी शर्ट निकालता है और कहता है, डैनियल पार्क, आखिर तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? मुझे जल्दी से कुछ चेक करना है। आखिर तेरे अंदर अभी कितनी ताकत बची है? क्या तू और फाइट कर सकता है? डैनियल कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन तू क्या साफ साफ नहीं बोल सकता? मैं तेरी भाषा कभी भी नहीं समझ पाऊंगा। तो खैर वैरन, अब यहाँ पे 2 वर्सेस 2 फाइट होने वाली है। क्या तू तैयार है? वैरन कहता है, जो मैं देख पा रहा हूँ उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इनसे फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है ये दोनों एक तरफ नहीं है, ये आपस में ही फाइट कर रहे हैं। और अभी हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होता है वो सैमुअल को बोल रहा होता है, आखिर तू मुझे बताता क्यों नहीं कि तू क्या चाल चलने की कोशिश कर रहा है? आखिर मिस्टर गो तुझसे मिलने के लिए यहाँ पे क्यों आए? वो मुझसे क्यों नहीं मिले? मुझे सच सच बता, आखिर तू अपने दिमाग में क्या षड्यंत्र रच रहा है? सैमुअल कहता है, प्लीज अब रुक जाओ, हमें इन बच्चों के सामने आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। टकला कहता है, आखिर ये बच्चे यहाँ पे कर क्या रहे हैं? और क्या असिस्टेंट मैनेजर्स इनसे फाइट में हार चुके हैं? ये लोग सच में नालायक हैं। इनको पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये लोग अपनी सैलरी डिजर्व नहीं करते। सीनियर मैनेजर किम, वहाँ पे बस खड़े मत रहो, यहाँ पे आके जल्दी से इन बच्चों को निपटाओ। और यार अचानक से यहाँ पे मैनेजर किम आता है और एक बहुत ही स्पीड के साथ अपनी कोहनी वैरन के मारता है। मैनेजर किम टकले को कहता है, क्या आपको पूरा यकीन है मुझे इन दोनों से फाइट करनी चाहिए? क्योंकि अगर मैं इन दोनों से फाइट करूंगा तो मैं इसके एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। इसके बाद हम उस समय का सीन देखते हैं जब मैनेजर किम कारपेंटर के पास आया था जॉब के लिए। कारपेंटर कहता है, तो तुम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हो, है ना? मैनेजर किम कहता है, मेरी एक बेटी है, मुझे उसका ध्यान रखना है, मैं उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। कारपेंटर कहता है, हाँ यही एटीट्यूड तो मुझे चाहिए। इसी एटीट्यूड के साथ तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। चलो तुम्हारा रिज्यूमे देखते हैं। तुम काफी अजीब किस्म के बूढ़े इंसान हो। तुम्हारा कोई भी नाम नहीं है और तुमने कोई नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि तुम्हारा कोई नाम है ही नहीं, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, आज से तुम्हें सब कहेंगे सीनियर मैनेजर किम। और यार मैनेजर किम ना ऐसा वैसा बंदा नहीं होता, ये होता है XNSA यानी कि नेशनल सीक्रेट एजेंट। और आप सोच ही सकते हो कि कोई बंदा जो नेशनल सीक्रेट एजेंट है यानी कि जिसके ऊपर पूरे कोरिया की जिम्मेदारी है, वो बंदा कोई मामूली बंदा नहीं हो सकता। इस बंदे की लीग एक अलग ही लेवल में होती है। वैरन के बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करने के बाद ये एक खतरनाक सा मुक्का मारता है डैनियल के मुंह पे। इसके बाद मैनेजर किम कहता है, बच्चों अब तुम्हें बेहोश हो जाना चाहिए, इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है। तुम्हें खुद को इतना ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। वैरन कहता है, अंकल मुझे लगता है तुम मुझसे एलिवेटर में ठीक से फाइट नहीं कर रहे थे। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, आखिर अब हम क्या करें? मैनेजर किम अपना चश्मा निकालता है और कहता है, उस समय मैं तुझसे सीरियसली फाइट इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उस वक्त मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे थे और साथ ही साथ में तुझे देख के मुझे मेरे पुराने दिनों की याद आ गई थी। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, अगर हमें इस इंसान को हराना है तो इसका एक ही तरीका है, वैरन और मुझे साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बार जैक और मैंने साथ में मिलके फाइट करी थी। लेकिन क्या मैं वैरन के साथ मिलके फाइट कर पाऊंगा? मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि वैरन बोलना क्या चाहता है, क्योंकि वैरन जैक की तरह नहीं है। इसलिए मुझे लगता है अगर मैं वैरन के साथ मिलके फाइट करूंगा तो हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में आएंगे, जिस वजह से इस अंकल से हम ठीक से लड़ भी नहीं पाएंगे। और अभी वैरन मैनेजर किम को कहता है, मुझे देख के तुम्हें अपने पुराने दिनों की याद आती है। लगता है अंकल तुम जज्बाती हो रहे हो। मैनेजर किम अचानक से एक मुक्का मारता है वैरन के मुंह पे और कहता है, मुझे इस बात का दुख है बच्चे कि हम इस तरह से मिले। और यार मैनेजर किम का ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है ना कि डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये अंकल सच में काफी ज्यादा फास्ट है। अगर जैक होता तो जैक इस अटैक को आराम से डॉज कर लेता। लेकिन यार वैरन ने मैनेजर किम का ये मुक्का जानबूझ के अपने फेस पे खाया होता है। वैरन चाहता तो वो भी इस मुक्के को डॉज कर सकता था, लेकिन वैरन ने जानबूझ के मैनेजर किम को अपने पास आने दिया ताकि वो मैनेजर किम को पकड़ सके। वैरन मैनेजर किम को पकड़ के डैनियल को कहता है, आखिर तू वहाँ पे इस तरह से क्यों खड़ा है? क्या हमें साथ में मिलके फाइट नहीं करनी? अगर तू मेरे साथ मिलके फाइट नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं। और वैरन अपना घुटना मारता है मैनेजर किम के मुंह पे। और वैरन को देख के अभी डैनियल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, जैक की तुलना में वैरन तो पहले से ही साथ में फाइट करने के लिए तैयार था। मुझे लगता है
वैरन जैक से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वैरन मैनेजर किम को कहता है, अंकल तुम्हें ये काफी ज्यादा दुखा होगा, लेकिन अब मैं इस सारे ड्रामे से तंग आ रहा हूँ। वैरन ये बातें बोल तो रहा होता है, लेकिन ये बातें किसी को भी समझ नहीं आ रही होती। मैनेजर किम फिर से वैरन की चेस्ट पे अपनी फिंगर टिप्स लगाता है और उसके एक शॉर्ट पंच मारता है, जो कि मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट है। ये मुक्का वैरन के अभी काफी ज्यादा खतरनाक पड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वैरन हार मानने को तैयार नहीं होता। मैनेजर किम कहता है, सच में बच्चे, मुझे लगता है तो इतनी आसानी से सबक नहीं सीखने वाला। लेकिन तभी जो हमारा डैनियल होता है वो भी मैनेजर किम की चेस्ट में अपनी फिंगर टिप्स लगाता है। मैनेजर किम कहता है, बच्चे मुझे एक बात बता, क्या तू मेरा अटैक कॉपी करने की कोशिश कर रहा है? डैनियल कहता है हाँ, और एक खतरनाक सा शॉर्ट पंच मारता है मैनेजर किम के। मैनेजर किम इस पंच से काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद जो वैरन होता है डैनियल को कहता है, हम दो इंसान इस अकेले इंसान से फाइट कर रहे हैं। मुझे सच में इस बात से काफी ज्यादा नफरत है, लेकिन हम दोनों को मिलके ये जल्दी से खत्म करना होगा। डैनियल कहता है, वो आज तुमने पहली बार बिल्कुल साफ साफ बोला है। वैरन कहता है, मैं अभी जज्बाती नहीं हो सकता, हमें मिलके इस अंकल को हराना होगा। मैं और नेटली को बचाना हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, समझा? डैनियल कहता है, हाँ मैं अच्छी तरह से समझ गया। वैरन कहता है, तो ठीक है, अब हम दोनों को मिलके इस राक्षस को हराना होगा। तो यार अभी जो मैनेजर किम होता है वो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। अभी वो अपनी शर्ट निकाल देता है और हम देखते हैं मैनेजर किम की बॉडी में अभी काफी सारे कट्स के निशान होते हैं, जो कि इस बात का सबूत होता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस बंदे ने अपनी जिंदगी में इतनी सारी फाइट्स लड़ी होंगी जितनी वैरन ने अपनी पूरी जिंदगी में सांसें नहीं ली होंगी। खैर ये शायद थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैनेजर किम वैरन से 30 साल बड़ा है, यानी कि 30 इयर्स बड़ा। तो खैर यहाँ पे अभी मामला काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट का सीन। अभी हम देखते हैं जो गो होता है अपने हाथ में एक फावड़ा लेके यहाँ पे आ रहा होता है। गो कहता है, वो आखिर आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? यह जगह तो बिल्कुल वैसी लग रही है जहाँ पे लाशों को दफनाया जाता है। मैंने ऐसी जगहें मूवी में काफी बार देखी हैं, क्या आपने नहीं देखी चेयरमैन चोई? हम देखते हैं चार्ल्स यहाँ पे स्टाइल से खड़ा होता है। चार्ल्स कहता है, मैंने सुना फोर्थ एफिलिएट इलीगल तरीके के काम कर रही है और उनको ऐसा करते हुए किसी ने पकड़ लिया। गो, मुझे लगता है मुझे इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। गो अभी आग सेकते सेकते कहता है, हे चेयरमैन, आपने यहाँ पे गलत इंसान को बुला लिया है। चारों गैंग्स का जितना भी बिजनेस है वो तो गन संभालता है ना? वैसे जब बाकी की गैंग्स कोई इलीगल तरीके का काम करती है तो आप ज्यादा चिंता नहीं करते, लेकिन वर्कर गैंग के ऐसा करने में आप काफी ज्यादा चिंता में लग रहे हो। और यार गो ना जाने क्यों अभी अपने फावड़े को गर्म कर रहा होता है। इस बंदे को देख के ऐसा लगता है कि ये हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, इसको किसी के भी ऊपर यकीन नहीं है। गो कहता है, आप वर्कर गैंग की इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हो, इसका मतलब वो बात सच है कि वर्कर गैंग के पास आपके खिलाफ कुछ है। चार्ल्स कहता है, हाँ गो, मैंने तुम्हें इसलिए ही कहा था कि ये 4 गैंग वाले बिजनेस को तब तक मत छोड़ो जब तक कि वर्कर गैंग हमारे पूरे अंडर कंट्रोल में नहीं रहती। मुझे उस वक्त तुम्हारी जरूरत थी कि तुम उनके ऊपर नजर रखो। गो कहता है, क्या यहाँ पे कोई और भी है? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे कारपेंटर आता है और कहता है, पीकाबू, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अरे जरा देखो तो यहाँ पे कौन है। गो, मैं तुम्हें काफी समय बाद देख रहा हूँ, क्या यहाँ पे गन नहीं आया? सच में गो, तुम पहले से बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो। आखिर अभी तुम कितने साल के हो? क्या तुम 20 साल के हो? अरे नहीं, तुम्हें तो अभी 19 साल का होना चाहिए। तो मेरे छोटे गो, मुझे अपनी नादानियां दोबारा से दिखाओ जैसे पहले दिखाया करते थे। और यार अभी जो ये कारपेंटर होता है हम इसका चेहरा साफ साफ देखते हैं, और ये जो बंदा होता है इसका रियल नेम होता है टॉम ली, और ये वही बंदा है जिसने गो और गन को ट्रेनिंग दी है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार जो कोई भी वीडियो को लाइक नहीं करता, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो खैर अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।